So in this PYQ series, we will see the questions which is based on function. So first of all, we need to go through all the questions which we are going to start, which we are going to solve. Okay. Then first question is, consider the following C code and assume that unsigned long int type length is 64 bits. मेरे पास ये क्वेश्चन कोड गिवन है, चंक ऑफ कोड अनसाइंड लॉन्ग इंट। यहाँ इसका जो रिटर्न टाइप है वो अनसाइंड लॉन्ग इंट है, और ये एज ए आर्गुमेंट भी अनसाइंड लॉन्ग इंट ही पास कर रहे हैं हम इसमें, ताकि ये बड़े साइज का डेटा को भी वो होल्ड कर सके, इसलिए हमने अनसाइंड लॉन्ग इंट लिया है। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट आई जे इक्वल्स टू जीरो एंड सम इक्वल्स टू जीरो, दिज आर द लोकल वेरिएबल्स एंड सम लूप ऑपरेशन इज हैपनिंग हियर। और यहाँ पे हम मेन फंक्शन से 2 to the power 40 पास करेंगे इस फन फंक्शन में, और आफ्टर कंप्यूटेशन वाट एवर रिजल्ट विल कम दैट विल बी रिटर्न। तो यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे सॉल्व करना होगा कि क्या आउटपुट आएगा, और उसके साथ ही साथ हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा कोई लॉजिकल क्वेश्चन ये नहीं है, बट हाँ लेंदी क्वेश्चन है, बट आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो ताकि आपका कम से कम टाइम ये क्वेश्चन बन जाए। दिस क्वेश्चन इज टाइम कंज्यूमिंग, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है आर फंक्शन, उसके अंदर मेरा एक स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है, और ये इनिशलाइज्ड है 7 से, एंड वी विल रिटर्न पोस्ट इंक्रीमेंटेड नम। तो पहले कोई भी वैल्यू जैसे 7 है, ये पहले 7 रिटर्न कर देगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो ये बेसिकली पोस्ट डिक्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। और इन मेन फंक्शन वी आर बेसिकली वी आर कॉलिंग द फंक्शन एट द प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन। फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में 3 एक्सप्रेशंस भी पास। ये एक्सप्रेशन की जगह पे मेरा फंक्शन गिवन है आर फंक्शन, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी शुड नो इन व्हाट ऑर्डर दिस दिस एग्जीक्यूशन विल हैपन। मीन्स कौन सा एक्सप्रेशन कॉल होगा पहले, कौन सा बाद में कॉल होगा, दैट वी नीड टू नो। ठीक है। तो विद इन फोर लूप में एक्सप्रेशन किस ऑर्डर में कॉल हो रहा है या किस ऑर्डर में एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। देन दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। और ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है, और किस हाउ फास्ट यू आर एबल टू सॉल्व इट, वो इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल सम विल बी प्रिंटेड व्हेन द अबव प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार सम फंक्शन प्रिंट हो रहा है वो हमें बताना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग आंसर सी प्रोग्राम। और यहाँ पे इंट आई जे काउंट इज द लोकल वेरिएबल, काउंट एंड आई इज इनिशियलाइज्ड बाय 0 एंड वन लूप इज रनिंग हियर। यहाँ पे कंडीशन ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बिट ऑपरेशन हो रहा है, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस जे। ठीक है। यहाँ भी एक पोस्ट इंक्रीमेंट का ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So there is four statement given and we need to find out which one is the answer. तो इसको हम देखेंगे व्यू बोर्ड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने 3 फंक्शंस को कॉल किया है, F1 F2 एंड F3। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन ट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेन फंक्शन, राइट। तो ये हमारा एक्टिवेशन ट्री फॉर्म हो रहा है। वी विल सी व्हाट इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड व्हाट इज एक्टिवेशन ट्री, ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए हम व्यू बोर्ड पे चलते हैं, और वन बाय वन जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा व्यू बोर्ड है, और दिस इज माय फंक्शन, राइट। सो इन दिस फंक्शन वी हैव local variables I, j equals to 0 and sum equals to 0. So we have I, then j equals to 0 and sum equals to 0। ठीक है। हमारे पास एक लूप है जो कि गिवन है आई इक्वल्स टू एन, मतलब आई को हमने एन से इनिशियलाइज कर दिया, एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तब तक वो लूप चलेगा। और
और जो फाइनल वैल्यू आएगा लूप के कंप्लीशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद, वो जे का वैल्यू होगा। और इस जे को हम सेकेंड लूप में यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ये फोर लूप जब टर्मिनेट होता है तो हम सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम चेक करते हैं। इनिशियली हम मेन फंक्शन से 2 to the power 40 पास कर रहे हैं इस फन फंक्शन में। तो यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू अगर 40 होता है, इट मीन्स आई इक्वल्स टू, सॉरी, n इक्वल्स टू 2 to the power 40 होता है, तो आई इक्वल्स टू 2 to the power 40 विद इन फोर लूप। एंड दिस इज आई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। जब आई ग्रेटर देन वन होगा, फर्स्ट स्टेप, आई ग्रेटर देन वन होगा, तो क्या होगा, मेरा जे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले ये जे इक्वल्स टू जीरो होगा, अब जब सेकेंड लूपिंग होगा, वहाँ पे जे इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे, तो फॉर आई इक्वल्स टू 2 to the power 40 के टाइम जे इक्वल्स टू जीरो था। इन सेकेंड लूपिंग क्या होगा कि यहाँ आई इक्वल्स टू आई बाई टू हो रहा है। इन सेकेंड लूपिंग आई इक्वल्स टू 2 to the power 39, okay, and this 2 to the power 39 is greater than 1. In that case j becomes 1। ये जो 1 हुआ है वो प्रीवियस इंक्रीमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, आई इक्वल्स टू, फिर 2 to the power 39 by 2 करेंगे तो 2 to the power 38, आई इज ग्रेटर देन 1। नाउ जे इक्वल्स टू 2। तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर हम इस तरह से इस लूप को हम एग्जीक्यूट करते रहें और सॉल्व करते रहें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं आई और जे का। आई और जे का एक हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये कब तक लूपिंग होगा, जब आई इक्वल्स टू 2 to the power 40 है और जे इक्वल्स टू ज़ीरो है। फिर 2 to the power जब 39 हुआ तो जे इक्वल्स टू 1 हुआ। फिर 2 to the power 38 तो जे इक्वल्स टू 2। इस तरह से ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आई ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाता है। तो आई इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, आई इक्वल्स टू 2 to the power 1। इट मीन्स क्या होगा, जे इक्वल्स टू 39, ठीक है। मीन्स 39 प्लस 1 40। तो टिल 2 to the power 1 तक ये आपका एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये जब 2 to the power 1 के समय जे का वैल्यू 39 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 to the power 1 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन 1, राइट। नाउ जे इक्वल्स टू हमने बोला है 39। ये 39 हुआ किस लिए, प्रीवियस पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से, ओके। नाउ आई इक्वल्स टू अगेन आई बाई टू हो गया, तो आई बाई टू हो गया तो 1। तो 1 होने के, अब बट आई, क्या आई ग्रेटर देन 1 है, नहीं है। नहीं है तो ये फोर लूप में एंटर नहीं करेगा। बट ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से जे का वैल्यू फाइनली 40 हो जाएगा, और ये 40 वैल्यू जो है हम यूज़ करेंगे सेकेंड लूप में, ओके। तो सेकेंड लूप में हम आते हैं, फोर लूप जे ग्रेटर देन 1 मीन्स जे इक्वल्स टू 40 ग्रेटर देन 1, देन जे इक्वल्स टू जे बाई टू। और यहाँ पे हम सम का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन द सिमिलर मैनर, मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ जे इक्वल्स टू 40 है, इज इट ग्रेटर देन 1, यस। तो यहाँ पे सम का वैल्यू हो जाएगा मेरा 0। ये मेरा फर्स्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट है, अब j इक्वल्स टू जे बाई टू हो रहा है, मीन्स 20, दिस इज ग्रेटर देन 1। एंड बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रीवियस पोस्ट इंक्रीमेंट, सम का वैल्यू हो गया यहाँ 1, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है j इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 20 था। नाउ j इक्वल्स टू क्या हो गया, 10, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू हो गया 2। नाउ फोर्थ वन, j इक्वल्स टू देन 10 बाई टू 5, j ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू हो गया 3।
इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, j इक्वल्स टू 5/2 means 2 and j is greater than 1, right? Then sum equals to 4. Now at the sixth point, now j equals to 1. क्या j greater than 1 है? नहीं है, it's equal to 1. But because of post increment, sum becomes 5 and this sum equals to 5 will be returned. So here B option is correct. ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिकली काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था और आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे प्रोग्रामिंग रिलेटेड वो जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो नहीं था इसमें, बट हाँ लेंदी क्वेश्चन था। अगर आप ट्रिक के मेथड से बनाते, अगर ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम हैज इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मेरे पास एक आर फंक्शन गिवन है। इस आर फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं और मेन फंक्शन में जो हमको कॉल जो कर रहे हैं उसके कॉल करने का अलग तरीका है। इसको हम ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है। सी दिस फोर लूप, बेसिकली फोर लूप में क्या होता है, एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन, देन सेकंड एंड थर्ड। तो पहले ये होता है इनिशियलाइजेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन एंड दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और उसके बाद ही हम एंटर करते हैं। तो कब एंटर करते हैं, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर हम कंडीशन देखते हैं, फिर हम अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेशन 3 पे जाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम वाइल लूप से रिप्रेजेंट करें तो वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप में अगर हम आप करो तो दिस इज वाइल लूप। वाइल लूप में हम एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, ठीक है ना, और इनिशियलाइजेशन का पार्ट वाइल लूप के ऊपर रहेगा और इसके बाद हम मेरा इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन 3 आएगा। दिस वे वी कैन राइट वाइल लूप। अगर फोर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें ऑर्डर पता चल गया है कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर आप वाइल लूप देखो तो पहले मेरा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर एक्सप्रेशन 2 हो रहा है, फिर मेरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्रेशन 3 कॉल हो रहा है, फिर कंडीशन जा रहा है। अब इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अब जो है सीधा कंडीशन चेक हो रहा है, फिर एंटर कर रहा है। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेरा फोर लूप है, फोर लूप, यहाँ आर फंक्शन, देन आर फंक्शन, देन आर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरा इनिशियलाइज होगा। तो इनिशियलाइज में क्या करेंगे, इनिशियलाइज में हम आर फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, बेसिकली आर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो नम का वैल्यू यहाँ पे इसको 7 मिल रहा है और इस फंक्शन को ये 7 ही रिटर्न कर रहा है बिकॉज इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन जब हम आर फंक्शन कॉल करेंगे तब नम का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेज होगा वो रिटेन रहेगा। उसके बाद ये जब आर फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगा, फिर नम का वैल्यू 6, ठीक है। जब ये चेक होगा और ये हो गया 6, और ये फोर लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशनल पार्ट जीरो नहीं हो जाता है। सी अगर आप वाइल लूप से कंपेयर करो तो दिस एक्सप्रेशन टू इज कंडीशनल पार्ट, अगर ये वाइल लूप के अंदर ये पार्ट जीरो हो जाता है एक्सप्रेशन टू, तो एंटर नहीं करेंगे, मीन्स फॉल्स। सिमिलरली अगर ये पार्ट इस आर फंक्शन को अगर रिटर्न जीरो हो जाता है, इन दैट केस वी विल नॉट चेक फर्दर एंड वी विल कम आउट फ्रॉम दिस फोर लूप। तो यहाँ पे मेरा
6 आया, लेकिन जब ये कॉल किया तो इसको रिटर्न हुआ 6, बट बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट जब हम इस प्रिंटफ में जाएंगे, विद इन फोर लूप भी हम एक आर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। ये जो कॉल करेगा और इसको जो रिटर्न वैल्यू होगा वो 5 रिटर्न होगा, क्योंकि ये जो कंडीशनल पार्ट जब कॉल हुआ था तो इसने 6 रिटर्न किया, और बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट नम वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 5। जब प्रिंट के में से जब हम आर फंक्शन कॉल करेंगे तो वो 5 इसको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न होने के बाद ये क्या कर रहा है, ये अब एक्सप्रेशन 3 मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कॉल कर रहा है। ये आर फंक्शन, थर्ड आर फंक्शन विद इन फॉर लूप हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जब ये कॉल करेगा तो इस समय नम का वैल्यू क्या हो गया रहेगा, 4। तो जो भी इसको नम रिसीव होगा एज ए रिटर्न वैल्यू वो 4 रिसीव होगा। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम अगेन कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करेंगे तो जब ये कंडीशन चेक करेगा, आर फंक्शन कॉल करेंगे उस समय नम का वैल्यू 4 होगा, तो ये 4 इसको रिसीव हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे तो ये 4 है तो ये इसको 3 मिल जाएगा, ओके। क्योंकि जब इसको इसको इसने नम का वैल्यू 4 रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद उसने नम का वैल्यू 3 कर लिया। जब हम आर फंक्शन कॉल करेंगे तो जो जो रिटेन्ड वैल्यू है 3 वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ओके। और रिटर्न करने के बाद ये नम का वैल्यू को 2 कर देगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करके, क्योंकि ये कंडीशन 3 है, इट्स ए नॉन जीरो, अगेन इट विल कम इनसाइड, और प्रिंटफ में फिर आर फंक्शन कॉल हुआ और आर फंक्शन को वही रिटर्न होगा वैल्यू जो कि इसने रिटेन किया था पहले। तो 3 के बाद वो 2 रिटेन किया था, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन जब यहाँ 2 आया तो यहाँ ऑलरेडी 1 हो चुका था। उसके बाद फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे नम इक्वल्स टू इसको 1 रिटर्न होगा, ओके। 1 रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ नम का वैल्यू 0 हो चुका है। इसलिए जब ये कंडीशनल पार्ट जाएगा तो इसको रिटर्न होगा 0, इसको रिटर्न होगा 0। और ये 0 क्या बताता है, टर्मिनेशन कंडीशन। जैसे इसको 0 मिला तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और फाइनली जो मेरा प्रिंट होगा वो 52 होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो कैलकुलेशन बेस्ड, तो इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हमारे पास फ्लॉट सम है, सम का वैल्यू गिवन है, सम का वैल्यू गिवन है 0.0, एंड जे का वैल्यू गिवन है 1.0, एंड आई का वैल्यू गिवन है 2.0, ओके। अब हमें यहाँ वाइल लूप चेक करना है, वाइल ऑफ आई बाई जे अगर ग्रेटर देन होता है तो ही ये सारा कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज वो बाहर रिटर्न हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी लगाए, ट्रिक लगाए, देन यू कैन सॉल्व इट। तो अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं वाइल लूप आई बाई जे, आई का वैल्यू है 2, जे का वैल्यू है 1, तो 2/1 इज ग्रेटर देन 0.0625, मतलब यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। जे इक्वल्स टू 2 होगा, फिर सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू हो जाएगा, सम है हमारा 0 प्लस आई बाई जे। आई बाई जे क्या है, आई है 2/1, तो ये 2। और यहाँ पे मेरा सम जो है, सम क्या प्रिंट हुआ, सम प्रिंट हुआ 2, ओके। नाउ सम प्रिंट हुआ 2, फिर हमने प्रिंट कर लिया। फिर दोबारा से जब आई बाई जे हम करेंगे तो ये है आई बाई जे 2/1। सेकेंड टाइम हम फिर से आई बाई जे चेक करेंगे तो यहाँ पे आई क्या है, 2, 2 तो ऑलरेडी 2 ही है, आई तो ऑलरेडी 2 ही है। नाउ जे इज इंक्रीमेंटेड टू 2, मीन्स 2/2 1। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि आई बाई जे पहले 2 था, अब 1 हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकेंड टाइम, हम एंटर करेंगे इस लूप के अंदर और जे को हम 2 + 2 4 कर देंगे। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई बाई जे। सम पहले क्या था, 2 था। आई बाई जे क्या है, आई का वैल्यू है 2। एक मिनट, जे इक्वल्स टू 4 है, तो आई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2.5। 2 है तो 2.5। ओके। नाउ इन थर्ड इटरेशन जे इक्वल्स टू, इन थर्ड इटरेशन अगर हम चेक करें तो आई बाई जे इक्वल्स टू क्या हो गया, आई बाई जे इक्वल्स टू, यहाँ पे जे क्या है, 4 है, तो 2/4 इक्वल्स टू 1/2 मीन्स 0.5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई बाई जे का वैल्यू हाफ से डिक्रीज करता जा रहा है। पहले 2, फिर 1, फिर 0.5। और यहाँ जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू पहले 4 था, अब हो जाएगा 8। ओके। एंड सम इक्वल्स टू 2.5 प्लस आई बाई जे। आई क्या था, 2/8 मीन्स 1/4। इसका मतलब 2.5 प्लस 0.25 मीन्स 2.75। ओके। तो ये हो गया हमारा 2.75 मीन्स यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मेरा सम का वैल्यू 0.25 से इंक्रीज करता जा रहा है और मेरा आई बाई जे का वैल्यू 0.5 पॉइंट हाफ से डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, तो आप देखोगे कि जब सम 2 था, जैसे यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं सम और आई बाई जे का, क्योंकि ये डिपेंड करता है आई बाई जे के वैल्यू पे, वैल्यू का कंडीशन। तो जब सम 2 था तो आई बाई जे का वैल्यू 2 था। ठीक है। जब सम 2.5 हो गया, सम 2.5 हो गया, आई बाई जे 1 हो गया, फिर 2.75 हुआ तो आई बाई जे 0.5 हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर ये 3 हो जाता है तो ये 0.5 का हाफ हो जाएगा। 0.5 का हाफ क्या होगा, 0.25। अगर ये 3.25 हो जाता है तो 0.25 का हाफ क्या हो जाता है, 0.125। ठीक है। अगर ये 3.5 हो जाता है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 0.125 का 0.0625। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10 का 0 1 5। तो जो फाइनल आंसर होगा वो फ्लोट में है, तो 3.5 विल बी द आंसर। 3.5 विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे आई बाय जे का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.0625 नहीं हो पाएगा, इट्स इक्वल। जब ये 0.0625 होगा आई बाय जे का वैल्यू, तभी कंडीशन फेल हो जाएगा, तो हम एंटर नहीं करेंगे और वी विल कम आउट फ्रॉम दिस लूप। तो जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा 3.55। और यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल सम विल बी प्रिंटेड। ओके, तो कितनी बार वेरिएबल सम प्रिंट हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा जी। तो ये बेसिकली कितनी बार कॉल हुआ है प्रिंट, एक बार, देन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और दिस इज, इस जब ये 0.0625 हुआ देन इट विल नॉट एंटर। ठीक है। तो अप टू दिस मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स 5 times printf is executed. So number of times the variable sum will be printed when the program is executed is 5 times. Okay. चलिए ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन गिवन है, यहाँ पे कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं आई जे काउंट, यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे मेरा लूप है फोर, फोर लूप। इसको एक काम करते हैं, ब्लू कलर से करते हैं, फोर लूप जे इक्वल्स टू -3 एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन हमें चेक करना है हर बार, और ये इफ जे ग्रेटर देन जीरो एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन है, और ये जब इफ कंडीशन करेक्ट होगा तो ही मेरा ये काउंट एग्जीक्यूट होगा, काउंट प्लस जे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जे इक्वल्स टू -3 ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, बट दिस इफ कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाई बिकॉज इसका जो पहला कंडीशन है जे ग्रेटर देन जीरो, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम इफ कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर मेरा पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो वी विल नॉट डू एनी ऑपरेशन ऑन सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर ये पहला एक्सप्रेशन मेरा ट्रू होता है उसके बाद ही हम सेकेंड एक्सप्रेशन को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये पहला एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गया तो विल नॉट गो इनसाइड, और फिर मेरा ये लूप चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये -3 -2 -1 एंड ज़ीरो, ये सॉरी यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो। यहाँ पे क्या होगा कि जब जीरो आएगा जे का वैल्यू, जब जे का वैल्यू जीरो होगा तब मेरा इफ कंडीशन में जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हमें इस आई को भी चेक करना होगा। तो इनिशियली आई का वैल्यू था ज़ीरो। ओके, जब आई का वैल्यू जीरो हो गया तो इट विल नॉट गो इनसाइड, अगेन लूप विल एग्जीक्यूट एंड जे इक्वल्स टू वन। अब जे इक्वल्स टू वन के केस में क्या होगा कि जे इक्वल्स टू वन के केस में वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये मेरा आई इक्वल्स टू जीरो आया था, लेकिन बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट इट बिकम्स वन। ओके, अब फिर ये यहाँ पे हम चेक करेंगे आई बिकम्स वन। ओके, जब जैसे ही आई इक्वल टू वन होगा, आई इक्वल टू जैसे ही यहाँ वन होगा, यहाँ पे आई इक्वल्स टू जीरो था, आई इक्वल्स टू वन होगा जैसे ही तो हम एंटर करेंगे और काउंट का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, काउंट इक्वल टू जीरो प्लस जे मतलब वन। ठीक है, उसके बाद फिर से हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे इक्वल्स टू टू, जे इक्वल्स टू टू चेक होगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, टू ग्रेटर देन जीरो, एंड बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट नाउ आई बिकम्स टू, तो आई बिकम्स टू। ठीक है, नाउ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस जे, काउंट का वैल्यू क्या है, काउंट का वैल्यू इसलिए वन था, प्लस जे का वैल्यू है टू, मीन्स वन प्लस टू थ्री। ओके, फिर जे का वैल्यू फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, थ्री हो जाएगा, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, थ्री ग्रेटर देन जीरो एंड आई का वैल्यू फिर थ्री हो जाएगा, यहाँ आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, तो काउंट इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स, यहाँ पे काउंट का वैल्यू सिक्स हो गया। ठीक है, अब जे का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे अगर, तो क्या होगा, इट विल नॉट एंटर, लेकिन ये ऑलरेडी पोस्ट इंक्रीमेंट हो चुका है, तो जब जे इक्वल्स टू फोर होगा तो आई का वैल्यू फोर होगा। ओके, बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, जब आई प्लस प्लस किए थे तो आई का वैल्यू थ्री था, फिर ऑपरेशन होने के बाद जब यूज़ होने के बाद आई का वैल्यू इट विल बी ऑटोमेटिकली बिकम्स फोर बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट।
तो फाइनल वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 4 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 4 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ काउंट बिकम्स 6 विद इन 4 लूप। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो लूप से बाहर क्या है कंडीशन, लूप से बाहर हमें कैलकुलेट करना है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे काउंट क्या है, काउंट है मेरा 6 और आई का वैल्यू 4 इक्वल्स टू 10। उसके बाद ये रिटर्न 0 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, दी प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल सक्सेसफुली, नहीं ये प्रोग्राम कंपाइल होगा सक्सेसफुली, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर द प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड आउटपुट 10 व्हेन एग्जीक्यूटेड, राइट। सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, द प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड आउटपुट 8 व्हेन एग्जीक्यूटेड, नहीं ये गलत है। द प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली एंड आउटपुट 13 व्हेन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन? ओके ओके, वी नीड टू सी our this document because because of this image in viewboard, this image is not visible, this question is also not visible because this is image actually, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से रेफर करेंगे। यहाँ पे मेरा फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन ट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेन फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन गिवन है और इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास F1 F2 F3 फंक्शंस कॉल हो रहे हैं और हमारा F1 जो कि रिटर्न 1 कर रहा है, F3 आफ्टर कॉलिंग रिटर्न 5 कॉल कर रहा है और F2 के अंदर भी कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पता करना है कि एक्टिवेशन ट्री कौन सा होगा इनमें से, राइट। तो दिज आर द एक्टिवेशन ट्री। तो बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो हर फंक्शन एक अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाता है, ओके। तो जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएगा, राइट, तो उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि वो फंक्शन जो है अपना लोकल वेरिएबल्स उसमें स्टोर करता है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वैनिश हो जाता है, ठीक है। तो हमें मेन फंक्शन से हमें देखना है कि क्या कौन सा ट्री स्ट्रक्चर बनता है, जो भी ट्री स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर कॉलिंग, बिकॉज विद इन मेन फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ, विद इन मेन फंक्शन 3 फंक्शन इज कॉल्ड। पहला है तुम्हारा F1, उसके बाद है F2 जिसमें कि हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं और तीसरा है F3 और फाइनली मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है। उसके बाद F1 फंक्शन जो है, F1 फंक्शन में रिटर्न हो रहा है 1 और F2 फंक्शन में नहीं, F3 फंक्शन में रिटर्न हो रहा है 5, ठीक है। और जो F2 फंक्शन है, F2 फंक्शन में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इंट एक्स। इसके अंदर सबसे पहले एक F3 फंक्शन कॉल हो रहा है। इस F3 फंक्शन के बाद क्या हो रहा है, F3 फंक्शन के बाद इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न F1 हो रहा है, रिटर्न F1 हो रहा है, एल्स रिटर्न x इंटू, एल्स रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय F2 ऑफ x माइनस 1, F2 ऑफ x माइनस 1 और ये मेरा क्लोज हो गया। तो हमें एक्टिवेशन ट्री बनाना है, मतलब कि किस फ्लो में मेरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। कॉलिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखेंगे, ओके। सबसे पहले मेरा F1 कॉल हो रहा है एंड F1 विल रिटर्न 1, ठीक है। देन F2 विल बी एग्जीक्यूटेड, F2 ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है, तो विद इन F2 फर्स्ट आई एम कॉलिंग F3 फंक्शन ऑल्सो,
तो ये F3 जो है वो रिटर्न कर रहा है 5, और ये यहाँ पे कंडीशन था इफ x इक्वल टू 1 देन इट विल गो टू इफ कंडीशन, अदरवाइज इट विल गो टू एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये है एल्स पार्ट, और ये है मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय F2 ऑफ x माइनस 1, मतलब यहाँ x इक्वल्स टू 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर F2 कॉल होगा यहाँ से, फिर यहाँ पे F3 कॉल हो रहा। ठीक है, ये भी रिटर्न हो जाएगा 5 से। देन यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है तो इफ कंडीशन में गया, तो यहाँ पे भी ये रिटर्न कर देगा F1 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इफ कंडीशन में जा रहे हैं, जब हम इफ कंडीशन में जाते हैं तो F1 फंक्शन कॉल हो रहा है F2 के अंदर। ठीक है, ओके, तो रिटर्न F1 कर दिया हमने, और ये F1 जो है रिटर्न कर दिया 1। ओके, so finally we will return to this F2 function. Now main function will call third function. This is F3. F3 will return 5. जब रिटर्न 5 होगा तो फाइनली मेन फंक्शन रिटर्न 0 कर देगा। तो जो एक्टिवेशन ट्री बनेगा वो बनेगा मेन, ओके, देन F1, देन F2, देन F3, उसके बाद F2 के बाद F2 में 2 ब्रांचेज, F3, देन F2। ठीक है, F2 के बाद फिर F3, F3 के बाद देन F1। ओके, और ये फाइनली F1। तो मेरा जो ऑप्शन है वो वी नीड टू चेक, मेरा ऑप्शन क्या है, विच वन इज माय ऑप्शन। इफ यू सी फर्स्ट ऑप्शन मेन, देन F1 F2 F3। देखिए मेन, देन F1 F2 F3, देन F2 में ब्रांच आया F3 F2, F2 में ब्रांच आया F3 F2। ठीक है, और फिर F2 में ब्रांच आया F3 F1, F2 में ब्रांच है F3 F1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए हम आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अदर प्रॉब्लम्स। ओके।